1945 में अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूनाइटेड नेशंस के एस्टैब्लिशमेंट के बाद कहते हैं कि यह दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे बेहतरीन संगठन है जो पीस, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। यानी आने वाले समय में दुनिया में स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता होगी। लेकिन इसके 3 साल बाद एक किताब पब्लिश हुई। उस किताब का नाम था पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। इसको लिखा था हंस जे मॉर्गनथाउ। हंस जे मॉर्गनथाउ उन लोगों में से हैं जो यूएस फॉरेन पॉलिसी में अपना डायरेक्ट इंटरफेरेंस यानी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखते थे, यानी जिनसे पूछकर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती थी। उन्होंने ही कहा था कि आने वाले समय में यह दुनिया शक्ति सत्ता पर केंद्रित होने वाली है, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नथिंग बट स्ट्रगल फॉर पावर, यानी जिसके पास पावर होगी वो इंटरनेशनल एरिना को डोमिनेट करेगा। तब किसी ने माना नहीं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र जैसा संघ दुनिया के पास बनकर के खड़ा हो चुका था। आज के ग्लोबल जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए अगर हम हंस जे मॉर्गनथाउ की उस स्टेटमेंट को याद रखें जिसमें उन्होंने कहा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नथिंग बट स्ट्रगल फॉर पावर, यानी अगर आपको शांति चाहिए तो आपको पावर के साथ जाना होगा। और यही आज डोनाल्ड ट्रंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया में उनकी यूएस फॉरेन पॉलिसी में कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं जब उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की। 19 में भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, जब पहली बार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, उस समय भी एक ग्रुप की चर्चा हो रही थी जो ट्रंप उसको लेकर के काफी इंटरेस्टेड दिख रहे थे, वो था कोर 5। आखिर ये कोर 5 है क्या और डोनाल्ड ट्रंप इसी समय ये क्यों लेकर के आ रहे हैं? पहले बात कर लेते हैं कि ये कोर 5 का संगठन है किसका और किन किन देशों को इसमें इंक्लूड किया गया है। A quiet idea circulating in Washington is sending loud ripples across global capitals. A proposal that could sideline Europe, shrink the G7, and pull India into an entirely new inner circle. It's being called the Core 5 or C5. इस कोर 5 में अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, इंडिया, यानी पहले कहा जा रहा था कि जापान की जगह ईयू को रख सकते हैं, क्योंकि ईयू अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में फिट नहीं होता। तो अगर बहुत फिटेड इंटरेस्टेड नेशन कहें तो वो जापान ही दिखता है, जो दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में भी है, एक पावर स्ट्रक्चर को होल्ड करता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए हैं तब से अमेरिका में बड़े फेरबदल देखे जा रहे हैं। लेकिन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए यह समझ में आता है कि ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न सिर्फ उस अमेरिकन ड्रीम यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि अब्राहम लिंकन के उस लीगेसी को भी आगे लाना चाहते हैं जिस लीगेसी में अमेरिका का पावर स्ट्रक्चर दुनिया को डोमिनेट करे। आज वही पावर स्ट्रक्चर अमेरिका के सामने क्वेश्चन मार्क बनकर के खड़ा हुआ है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस कोर 5 को लेकर के आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का माना है, ऐसा कई बार वो सिग्नल देते हैं कि यूरोपियन यूनियन की दुनिया में कोई आवश्यकता नहीं है, यूनाइटेड नेशंस का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बचा है और ये 20th सेंचुरी की ऑर्गेनाइजेशन है। इस वजह से 21st सेंचुरी के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नई व्यवस्था की आवश्यकता है और उसको पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है कोर 5। लेकिन दुनिया के सारे इंटरनेशनल रियलिस्ट समेत सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स को लगता है ये डोनाल्ड ट्रंप की अब तक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ब्लंडर है। तो क्या क्या परेशानियां हैं इस कोर 5 के आने में, आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पर्सपेक्टिव सामने आता है वो है यूएस और चाइना की न्यूमरो यूनो रेस। एक है नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा हुआ देश अमेरिका और दूसरा है दूसरे नंबर पर जो नंबर 1 की कुर्सी के पैर हिला रहा है, यानी चाइना अपनी ताकत, अपनी इकोनॉमी के दम पर उस न्यूमरो यूनो पोजीशन को क्लेम करना चाहता है और यूएस किसी भी स्थिति में उस चाइना के बढ़ते हुए अटेम्प्ट को रोकना चाहता है। उसी का नतीजा है कोर 5, जहां पर डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करते हुए चाइना की उस ट्रेड वॉर को भी रोके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर कब्जा करने से लेकर के दुनिया में डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने और चेक डिप्लोमेसी के सहारे दुनिया में कब्जा करने से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो पर्सपेक्टिव है यूएस और रूस का, क्योंकि रूस सोवियत संघ से निकला हुआ देश है, सोवियत संघ का एक पावर स्ट्रक्चर, पावर ब्लॉक हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं यूएस जब अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने का प्रयास करेगा तो रूस को उसमें परेशानी होगी। और तो और दोनों रूस और चाइना अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं और यूएस, इंडिया और जापान डेमोक्रेटिक स्टेट्स है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर भी दिखता है जहां पर ये देशों का एक साथ खड़े रह पाना संभव नहीं है। तीसरा जो पर्सपेक्टिव है वो है इंडिया और चाइना की इंटरनल राइवलरी। यानी भी पावर पॉलिटिक्स में ये बहुत जरूरी है कि आपके इंटरनल कन्फ्लिक्ट, इंटरनल राइवलरी नहीं होनी चाहिए, तभी आप लंबे समय तक एक रिलेशनशिप को सस्टेन कर पाते हैं। चाइना और इंडिया इस बात पर भी कभी साथ नहीं आ सकते क्योंकि एशिया की पावर ब्लॉक पॉलिटिक्स में इंडिया और चाइना एक दूसरे के आमने सामने खड़े नजर आते हैं। जब भी बात इंडो पैसिफिक की होती है या साउथ चाइना सी की होती है, भारत फ्री मैरीटाइम जोन की बात करता है, साउथ चाइना सी यानी येलो सी को क्लेम करता है और कहता है कि यहां से निकलने के लिए आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। और यूएस, इंडिया, जापान, कोई भी देश हो साउथ चाइना सी को इंटरनेशनल वाटर मानता है। तो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है जिसमें पूरा कोर 5
एक तरीके से पावर स्ट्रक्चर को डोमिनेट करने का प्रयास कर रहा है, जहां पर यूएस की डोमिनेंस के साथ साथ उन देशों को सेटिस्फाई करने पर भी जोर दिया गया है जो अपने आप को कंसंट्रेटेड पावर मानते हैं, जैसे इंडिया और चाइना। जो पर्सपेक्टिव है जो और इंपॉर्टेंट है वो है जापान और चाइना की एशियन पावर रेस। यानी ये भी कह सकते हैं कि चाइना हर बार जापान के कई सारे आइलैंड्स को क्लेम कर देता है, उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस करके कहता है कि भाई यहां पर आप अगर प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी परमिशन लगेगी आपको करने के लिए। उसके बाद जब कभी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो जापान जब क्वाड में शामिल होता है तो चाइना उसको सीधे धमकाता है। साउथ चाइना सी में अगर सी मैपिंग या फिर नवल एक्सरसाइज करने का प्रयास करते हैं तो चाइना ऑब्जेक्शन करता है। तो ये भी एक जापान का पर्सपेक्टिव है। कोर 5 का जो पूरा पर्सपेक्टिव है जो पावर पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने पे जुड़ा हुआ है वो पावर एक्चुअली में है ही नहीं। दरअसल ट्रंप इस पावर को हथियार बना करके दुनिया में इस्तेमाल करना चाहते हैं और एक नए जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर को, जो शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें एक उम्मीद की किरण तलाशने में लगे हैं, कहीं ये जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर उनके खिलाफ न खड़ा हो जाए। इसी वजह से ये कोर 5 का एक नया नैरेटिव दुनिया के सामने ट्रंप लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कोर 5 एक पावर स्ट्रक्चर के रूप में तो काम कर सकता है लेकिन यूनाइटेड नेशंस के पैरेलल नहीं खड़ा हो सकता, या फिर यूरोपियन यूनियन के पैरेलल अभी इसको कह पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि ईयू अपने आप में 29 से 30 बड़े देशों का संगठन है कि पूरे यूरोप की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। और यूरोप की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने का मतलब है पूरे अटलांटिक को डोमिनेट करना, और अटलांटिक को डोमिनेट करने का मतलब है पावर पॉलिटिक्स में सीधा धकेल देना। हालांकि एशिया पैसिफिक के रीजन में इंडिया और चाइना की भूमिका भी बताएगी कि कैसे ये पावर शिफ्ट या कैसा ये जियोपॉलिटिकल नैरेटिव काम करता है। इंडिया ना अलाइन करते हुए भी अपने आप को जियोपॉलिटिकल नैरेटिव में फिट करता हुआ पाता है, चाहे जो भी देश हो। जब यूएस बात करेगा तो यूएस की तरफ झुकता हुआ दिखाई देगा, जब रशिया बात करेगा तो रशिया की तरफ खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, और जब चाइना भारत के इंटरेस्ट की बात करेगा तो कहीं ना कहीं हम चाइना से भी इंटरेस्ट अपने लीन करते हुए दिखाई देंगे। ट्रंप का यह जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर का नैरेटिव कितना सफल होगा यह देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी इसमें इतनी इंटरनल राइवलरी है जिसके सफल होने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं।